अभी आप लोग को क्या देखना था कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस करके गए थे कि एसीजेड से शुरू करना था। एसीजेड में अगर आपका क्या है, बिजनेस स्टार्ट होके रखा हुआ है और उस बिजनेस में क्या है, आपको इनकम हो रहा है, उस इनकम को सेक्शन 10 ने क्या बोला है कि आपका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा और ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, कंडीशंस क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेबल पहले देखना पड़ेगा कि एप्लीकेबल किन किन लोग के लिए है। यहाँ पे पर्सन को डिफाइन किया है, हर एक एसएससी को ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कंपनी है आपको मिलेगा, एलएलपी है मिलेगा, फर्म है मिलेगा। आप अगर एक इंडिविजुअल है और एसीजेड में आप अगर क्या कर रहा है, आपका नया एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर रहा है, तब भी आपको क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसीजेड में आपको एंटरप्रेन्योर बोल के डिफाइन होना पड़ेगा, पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या था, आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग्स और प्रोवाइड सर्विसेज। अगर मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, आप अगर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कब करना पड़ेगा, 1/4/2000 से बाद में, लेकिन 31/3/2021 का पहले पहले आपको ये चीज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये थर्ड कंडीशन क्या है, आपका बिजनेस क्या होना पड़ेगा, नया बिजनेस होना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस पुराना बिजनेस है तो इसके लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, क्या है सेक्शन 10 AA, एसीजेड का जो डिडक्शन मिल रहा था आपको कहां पे मिल रहा था, 10 AA पे वो मिल रहा था। बेसिक कंडीशंस हम लोग क्या देखा था, डिडक्शन इज अलाउड टू एन एसएससी हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग्स और प्रोवाइड एनी सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करो, प्रोड्यूस करो या ना करो, प्रोड्यूस करो या सर्विस प्रोवाइड करो, तब भी आपको इसका डिडक्शंस मिल जाएगा। लेकिन आपको काम कब शुरू करना पड़ेगा, 2005 का बाद में, आफ्टर बोला है बाद में, और इससे पहले शुरू करना पड़ेगा। तो डिडक्शंस कैसा मिलेगा आपको, फर्स्ट ईयर में जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा, टोटल प्रॉफिट नहीं पकड़ना पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट पकड़ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या है, टोटल क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ, एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या बोले, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब क्या बोले, पीजीबीपी यूनिट लोकेटेड। पहले पीजीबीपी निकालिए आप कहाँ का, एसीजेड का निकालिए। एसीजेड का क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस में। यहाँ पे तो पूरा पूरी टोटल प्रॉफिट निकल गया, तो टोटल प्रॉफिट निकालिए डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर निकालिए इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालिए। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब क्या है, एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब यह है कि कंसीडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब आपको इंडिया का बाहर करना पड़ेगा। आपका जीएसटी एक्ट में क्या था कि एक्सपोर्ट मतलब क्या है, एसीजेड का बाहर अगर जो भी सेल करेगा, एसीजेड का अंदर में अगर आप इंडिया से ही कर रहा है तो वो भी एक्सपोर्ट मान लेता है। यहाँ पे नहीं मानेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो भी फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा उसी को ही एक्सपोर्ट टर्नओवर बोल के माना जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक्सपोर्ट टर्नओवर पता होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का बाद में मुझे क्या पता होना पड़ेगा कि टोटल टर्नओवर कितना है। टोटल टर्नओवर का अंदर में एक्सपोर्ट टर्नओवर रहेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का बाद में अभी मुझे क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट निकालना है। ये टोटल टर्नओवर क्या है, टोटल टर्नओवर में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल क्या था, प्रॉफिट था।
डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट, मतलब क्या हो गया आपका प्रॉफिट का एक्सपोर्ट का जितना भी शेयर होगा उतना ही आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, आप एक्सपोर्ट करने का बाद में जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उतना का ही आपको डिडक्शंस मिल जाएगा, मतलब उसका ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं है, वही बात है, फिर से हम बोल रहे एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब क्या है, यहां पे क्या बोला है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट इन एसईजेड निकालिए डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर निकालिए इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। आपका क्या निकलेगा, आपका क्या निकला, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकलेगा। तो टोटल प्रॉफिट में आपको नहीं मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट तो ये है, और आप अगर पकड़ लीजिए आपका प्रॉफिट कितना है, 500 रुपया है, ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट इन एसईजेड है, और आपका टर्नओवर है पकड़ लीजिए 2000 रुपीज, टोटल टर्नओवर इज 2000 रुपीज एंड टोटल प्रॉफिट इज 500, और यहां पे आप मान लीजिए आपका 1000 इज योर क्या है, एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बोलिए, टू 5 0 मिलेगा, 0 0 भी नहीं है, 250। तो आपका प्रॉफिट कितना था, 500, वहां से 250 का ऊपर में डिडक्शन शुड बी ऑन 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ये क्या है आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन मतलब आप लेस करिए, तो 500 इज योर टोटल प्रॉफिट, वहां से आपको एसईजेड का प्रॉफिट को लेस कर देना है, जितना रह गया उसका ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो 100% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर में टैक्स देना है या नहीं देना है, नहीं देना है, लेकिन कब नहीं देना है, इन दी फर्स्ट असेसमेंट ईयर, फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में, 5 साल में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अप टू 5 असेसमेंट ईयर्स, फिर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। यहां पे पहले में 100 मिल रहा था, नेक्स्ट में 50 मिलेगा, और फिर नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, यहां पे पहला 5 साल और यहां पे 10वां साल तक, 10th ईयर तक, और फिर 15th ईयर तक आपको डिडक्शंस मिल सकता है। तो पहला 5 साल में आपको कितना मिला, 100% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको 50% मिलेगा, और नेक्स्ट 5 ईयर में क्या मिलेगा, आपने जितना भी अमाउंट क्रेडिट किया था, डेबिट किया है, क्या है, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट ये है। ठीक है, पीएल अकाउंट में डेबिट क्या करता है, आप क्या चीज आप पीएल अकाउंट में डेबिट करता है, एक्सपेंसेस। तो अमाउंट डेबिटेड टू पीएल एंड क्रेडिटेड एसईजेड, एक्सपेंस, और एसईजेड का एक्सपेंस, और एसईजेड का इनकम। यही बोला है कि आपका अमाउंट जितना भी डेबिट हुआ है उसको पकड़ो, आपका अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है उसको पकड़ो, और री इन्वेस्टमेंट अलाउंस अकाउंट में, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट। तो इन दोनों को पकड़िए। ठीक है, इनकम को नहीं बोला है यहां पे क्या बोला है, क्रेडिटेड एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना भी पैसा डाला होगा, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो
री इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने जितना पैसा डाला है उसको पकड़िए, वहां से आपको एसईजेड को जितना भी खर्चा हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, सम अमाउंट निकलेगा, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शंस मिलेगा। उसी का ऊपर मिलेगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका प्रॉफिट एवरी 5 इयर्स आपका डिडक्शंस कम हो रहा था, 100 फिर 50 और 50 से फिर कम आ जाएगा। ठीक है, तो अप टू 15th ईयर यू विल गेट द डिडक्शंस। ठीक है, तो फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डेफिनेशन ये आपको पता चल गया कि पीजीबीपी में जितना भी आपका प्रॉफिट एंड गेन्स होगा बिजनेस से इन एसईजेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर करेगा, तो उतना का ही आपको प्रॉफिट का डिडक्शन, ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकल गया और उतना का ही आपको डिडक्शंस मिलेगा। तो आप क्या पूछा था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस कंसीडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा और आपने क्या करना पड़ेगा, ब्रॉथ इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। मतलब क्या है, आपने सामान एक्सपोर्ट किया है और इंडिया में क्या लेके आया है, फॉरेन करेंसी लाया है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और एज परमिटेड। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये तो समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट होना पड़ेगा, इंडिया का बाहर जाना पड़ेगा और पैसा फॉरेन करेंसी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता है एक्सपोर्ट टर्नओवर में? आपको लॉजिस्टिक्स के लिए जो भी पैसा मिल रहा है, चार्जेस जो भी मिलेगा, वो सब चीज उसको इंक्लूड नहीं करना है। फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में उसको इंक्लूडेड नहीं करना है। और शेल नॉट इंक्लूड कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक जो भी आपको मिल रहा है वो सबको भी वहां पे इंक्लूड नहीं करना है, मतलब टैक्सेस को भी इंक्लूड टर्नओवर में नहीं करना है। ठीक है, फिर बाद में क्या है, आपको क्या बोला गया था कि एसईजेड का री इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक बनाना पड़ता था। वो कब का लिया था, वो नेक्स्ट 11 to 15th ईयर में आपका एसईजेड का रिजर्व वाला पोर्शन था, वहां पे प्रोविजन था। वहां पे क्या बोला है कि एसईजेड में आपने काम किया है, प्रॉफिट कमाया है, और एसईजेड को ही फिर से रीडेवलपमेंट करने के लिए आपको पैसा या अकाउंट एक बनाना पड़ता है। तो उस अकाउंट को आपको क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। किस लिए? फिर से एसईजेड को फिर से फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आप उसी अमाउंट को जो आप एसईजेड का रिजर्व अकाउंट में जमा करके रखा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तब जाके आपको उसका डिडक्शंस मिलेगा। अगर आप एसईजेड का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एसईजेड का रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर चुका है और विद इन 3 years आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदा है, तब जाके जिस साल में जिस 3 years खत्म होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, उसी अमाउंट को आपका पीजीबीपी बोल के फिर से टैक्स लग जाएगा। जो कि यहां पे क्या बोला है, डिम्ड इनकम हो जाएगा उसको। फिर यहां पे हम लोग ने क्या देखा था कि आपका बिजनेस जो था वो कैसा होना पड़ेगा, नया बिजनेस होना पड़ेगा। नया बिजनेस मतलब क्या है यहाँ पे कि द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। पुराना बिजनेस नहीं होना पड़ेगा, उसको तोड़ ताड़ के फिर से अगर नया बिजनेस कर रहा है तो नहीं हो सकता है। लेकिन कंडीशंस फिर भी है कि आप पुराना बिजनेस को भी कंटिन्यू करवा सकता है या पुराना प्लांट एंड मशीनरी
यूज कर सकता है। यहाँ पे न्यू बिजनेस में क्या है, नया बिजनेस होने से नया प्लांट एंड मशीनरी होना पड़ेगा, तो यहाँ पे पुराना मशीनरी भी यूज कर सकता है, लेकिन सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल जब आपको 33B का कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाइड कर रहा है तब जाके नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैरिड ऑन इन इंडिया इज डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर बाय रीजन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज। मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस स्प्लिट हुआ है या रिकंस्ट्रक्ट हुआ है आफ्टर एक्सटेंसिव डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इन बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, तब जाके क्या होगा, आपको एसईजेड में बिजनेस करना अलाउड होगा और फिर डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लेकिन ऐसा डैमेज किस लिए होना पड़ेगा, फॉर एन एक्ट ऑफ गॉड अगर होता है तब जाके होना पड़ेगा, और नेचुरल कॉजेस में ही अगर आपका डैमेज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर को, तभी जाके आप यहाँ पे एसईजेड का भी नया बिजनेस बोल के आपको माना जाएगा। तो डैमेज किससे होना पड़ेगा, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर और एक्शन बाय एन एनईबी। ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल सकता है। और इस बिजनेस को विद इन 3 इयर्स फिर से आपको रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कब से, ये डैमेज होने का विद इन 3 इयर्स में आपको रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और रीएस्टेब्लिश करके आपको कहां पे, एसईजेड में न्यू बिजनेस बोल के आपको मान लिया जाएगा। फिर फोर्थ कंडीशन क्या था कि प्लांट एंड मशीनरी कैसा होना पड़ेगा, न्यू होना पड़ेगा। यहाँ पे भी फिर से एक्सेप्शन है कि आप पुराना प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकता है, लेकिन क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कोई भी एक मशीनरी को हम लोग न्यू मशीनरी बोल के तब मानेंगे जब क्या है, उस मशीनरी को इंडिया में इंपोर्ट किया गया है और उसका डेप्रिसिएशन किसी ने इंडिया में क्लेम नहीं किया है। किसी ने इंडिया में क्लेम नहीं किया है मतलब क्या है कि किसी ने इंडिया में उसको यूज ही नहीं किया होना चाहिए, बाहर पे यूज हो जाए, इंडिया में यूज होना नहीं पड़ेगा। और उसका अगर यूज भी हो गया है, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होना पड़ेगा, और एसएससी क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट यूजर होना पड़ेगा, तो यूज नहीं कर सकता है आप। तो एसएससी को क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट यूजर इन इंडिया होना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पहला उसी को क्लेम करना पड़ेगा, और मशीनरी इंडिया में पहला आना पड़ेगा। तभी जाके अगर आप ओल्ड मशीनरी अगर आप इंडिया में ला रहा है और उसको इंडिया में एसईजेड में अगर सेटअप कर रहा है, तब जाके आपको डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। 4 कंडीशन है आपका, चारों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या था कि आपको एसईजेड का एंटरप्रेन्योर बोल के आपका डिफाइन होना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या था आपका कि आपका अंडरटेकिंग 1/4/2005 का बाद में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा या 31/3/2021 का पहले होना पड़ेगा। न्यू बिजनेस होना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट में क्या था आपका, कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपका ये सब चीज क्या होना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ फाइलिंग करना पड़ेगा, अपलोडेड 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, तो ये 5 अगर कंडीशन आप फुलफिल कर रहा है तभी जाके आपको क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शंस नहीं मिल सकता है। और यहां पे क्या है, आपका जो भी पुराना अगर सामान है प्लांट एंड मशीनरी अगर आप यूज कर रहा है, उसका अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जितना भी आपका प्लांट एंड मशीनरी में पकड़ लीजिए, आपका क्या है, 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, तब आपका जो ओल्ड मशीनरी होगा उसका वैल्यू 20,000 से एक्सीड नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्सीड कर देता है तब आप डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
ये आप लोग एक बार आपका बुक में देख लीजिए, पेज नंबर कितना था, 77 में था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप लोग का ऑलरेडी एक सम मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है, ये आप लोग को ट्राई करना है। यहाँ पे आप लोग को निकालना है कि एलिजिबल डिडक्शंस कितना होगा, जो कि अभी आपने पढ़ा है सेक्शन 10AA, उसी में ये वाला एक बार ट्राई करके आना आप लोग को। अभी इधर पे बुक में आ जाइए ना, नहीं है वो आपका गूगल डॉक्स में है, जो लिंक एक शेयर हुआ है आप लोग का ग्रुप में, उसी में है। यहाँ पे क्या देखना है आपको कि एमसीक्यू में एक दो कर लेता है, फिर उसके बाद आगे हम लोग सैलरी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे से कोई भी कौन सा अमाउंट कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, दो टाइप का रहता है, एक हो गया कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो रेकरिंग होता है, और रेकरिंग नहीं होने से क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो सकता है। अगर आपका जो रिसिप्ट है वो नॉन रेकरिंग है, तब क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो सकता है। रेकरिंग या नॉन रेकरिंग से ये एक पहला आप अगर उसी से क्या कर सकता है, सेग्रीगेट कर सकता है कि आप रेवेन्यू है नॉन रेवेन्यू है। फिर सेकंड इंस्टेंस क्या है कि आपका जो भी मेजर एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी से अगर रिलेटेड है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। अगर ये वंस इन ए लाइफ टाइम अगर बहुत कम होता है ये ट्रांजैक्शन, तब जाके ये आपका क्या होगा जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो डिविडेंड इन इन्वेस्टमेंट वो आपका रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है। ठीक है, देख लीजिए। फिर उसके बाद में बोनस शेयर्स रेकरिंग होता है या नॉन रेकरिंग होता है, रेकरिंग होता है। बोनस शेयर्स कहाँ से आपको रेकरिंग होता है, सैलरी में। तो अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी में अगर होता है या एमएनसीज में रहता है, तभी जाके आपको बोनस शेयर्स मिलता है, अदरवाइज आप लोग को तो नहीं मिल रहा है। तो आपका रेकरिंग हो गया क्या, रेवेन्यू इनकम होगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ नो हाउ ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा, आपको कोई भी एक टेक्निकल नॉलेज आपको पता है और आप उसी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा आपका। कैपिटल रिसिप्ट कैसे होगा कि आपने अपना टेक्निकल नो हाउ को बेचा है, बस सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका क्या है, मेजर एक्टिविटी है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा। कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर वैकेटिंग बिजनेस प्लेस, कैपिटल रिसिप्ट होगा। वो तो आपका वंस इन ए लाइफ टाइम ही हो रहा है, वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों हुआ, ये जो आपका सेल ऑफ नो हाउ कैपिटल रिसिप्ट क्यों हुआ है,
यहाँ पे अगर आप, ये आपका अगर मेजर एक्टिविटी रहता है, ये आपका पकड़ लीजिए, ये आपका क्या है, सेम आप इसी में काम कर रहा है कि आप टेक्निकल प्रोफेशन है, और आपका काम क्या है कि टेक्निकल नॉलेज को हम सर्विस, एज ए सर्विस हम किसी को प्रोवाइड करते रहे, तब जाके वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, अदरवाइज ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। अगर आप क्या करता है, नॉन रिकरिंग रहता है। बोनस शेयर्स भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग ही रहता है। और डिविडेंड क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईयर में इंटरिम डिविडेंड भी मिलता है, फाइनल डिविडेंड भी मिलता है, और कभी भी आपको मिल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कैजुअल इनकम क्या है, अभी यहाँ पे डिविडेंड इनकम आपका कैजुअल इनकम है कि नहीं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेंशन रिसीव्ड। पेंशन रिसीव्ड आपका कैजुअल इनकम हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका सैलरी था, और सैलरी होने का वजह से ही आपको पेंशन मिलता है, तो ये आपका सैलरी के अंडर में ही चला जाता है। इंटरेस्ट भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाता है। लॉटरीज आपका कैजुअल इनकम में आ जाएगा। डिविडेंड इनकम तो आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने का बाद में ही आता है, तो ये हो गया आपका कैजुअल इनकम। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम। इनकम का डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ा था, उसमें क्या है, पीजीबीपी था या नहीं था, कौन सा नहीं है यहाँ पे इनकम का डेफिनेशन में, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम, रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, अगर आपकी ये खत्म होने के बाद में हम लोग सैलरी में ही जा रहे, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है, परसेंटेज ऑफ कमीशन, और प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ कमीशन और परसेंटेज ऑन टर्नओवर, अगर आपको कोई भी चीज मिल रहा है अपना एम्प्लॉयर से, तो उसको सैलरी बोल के माना जाता है। तो मतलब आपको अगर सैलरी का बदली आपको बोला है कि आप इस कंपनी में काम करिए, और काम करने का बाद में ईयर एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ एक पोर्शन आपका पास आ जाएगा, तो उसको भी सैलरी का पार्ट बोल के माना जाता है। ठीक है, तो फिर फोर्थ पॉइंट में क्या होगा आपका, फोर्थ में क्या होगा आंसर, थ्री क्या है, फोर, फोर में क्या है, ए पर्सन इज सेड टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कब होगा, ओरिजिन बोला है, बॉर्न इन इंडिया होने से तो वो तो इंडियन ही हो गया, इंडियन ओरिजिन बोला है कि उसका ओरिजिन कहां पे था, तो ओरिजिन कहां से होता है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया होगा। ठीक है, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम लोग बोला था, POI NRI, जो डिस्कस हुआ था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या था कि अगर आपका पेरेंट्स या आपका ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ था, और आप क्या है, बाहर पे पैदा हुआ है, तब आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। हाँ, लेकिन उससे तो बेटर ये है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी आपको इंक्लूड किया जाता है। पेरेंट्स तो है ही, और हिज पेरेंट्स ये भी है, आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स भी है साथ में, मतलब आपका दादा दादी को भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर फिफ्थ में क्या होगा आपका, हम्म
इनकम ये तो आप लोग को ये आना ही चाहिए। रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, क्या होगा? ऑल एसएससी इररेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। क्यों? क्योंकि मोदी साहब किसी को छोड़ता नहीं है। नंबर 6 में क्या था आपका? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, कौन सा होगा? क्या होगा? ये पहला वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर ही लेता तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। सेकंड वाला कंडीशन में क्या था? ये 60 डेज था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर 7 वाला क्या है? इंसिडेंस मतलब क्या है? टैक्सेशन कहाँ किसका ऊपर गिरेगा, कब गिरेगा। ठीक है, हाँ, तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ही हम लोग देखते हैं। सिटीजनशिप डज नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है, ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करेगा। 8 में क्या होगा आपका? डी। ठीक है, आप रीजन बता पाएगा किस लिए आप ऐसे बोला है? कि यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव बाय ए मनी लेंडर। मनी लेंडर का काम तो नहीं होगा, वो लैंड का साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। कंपनी भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? ओनली बी हो सकता है। ये भी लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, नहीं है, ओनली दिस कैन बी। ठीक है, नंबर 9। टी होने से क्या था? 60/40। एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? एग्रीकल्चर इनकम 60 है, करेक्ट। 60 ऑफ क्या था? 60 ऑफ टोटल रिसिप्ट इनकम और 40% ऑफ इनकम। ये तो दोनों नहीं हो सकता है, टोटल रिसिप्ट और इनकम था, इनकम था। ठीक है, 10 में ये तो देखना ही पड़ेगा कि आपको, ये तो एग्रीकल्चर इनकम ही हो गया। ठीक है, तो चलिए ये वाला करते हैं। ट्रू और फॉल्स बताइएगा आप लोग। व्हेन ए पर्सन डज बेसिक ऑपरेशन इन लैंड, क्या काम कर रहा है? बेसिक ऑपरेशन कर रहा है, एंड लेटर सेल्स द सेपलिंग्स ग्रोन बाय हिम इन अ नर्सरी ओन्ड बाय हिम, द सेम विल बी एग्रीकल्चर इनकम। हो सकता है। इफ द बेसिक ऑपरेशन आर नॉट डन बाय द एसएससी एंड द सेपलिंग्स आर सोल्ड इन हिज नर्सरी, द सेम विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ये पहला वाला तो एग्रीकल्चर इनकम है बोल के वो लोग बोल रहा है। सेकंड में आपको बोलना है कि अगर बेसिक ऑपरेशन आप नहीं कर रहा है और आप क्या कर रहा है, सेपलिंग्स ही खाली बेच रहा है इन योर नर्सरी, तब भी उसको एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना जाएगा। ट्रू और फॉल्स? कैसे ट्रू? जमीन, नर्सरी में जो भी काम रहता है उसको तो यहीं पे जुड़ा हुआ रहता है। बेसिक ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? बेसिक ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया है, नॉट डन बाय दी एसएससी। लेकिन लैंड किसका है? नर्सरी में ये जो भी काम हो रहा है ओन्ड बाय हिम, यहाँ पे क्या लिखा है? ओन्ड बाय हिम है, तो नर्सरी इज ओन्ड बाय हिम। एग्रीकल्चर कहाँ पे हो रहा है? बेसिक ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया, दूसरा किसी से करवाया, लेकिन अपना ही लैंड में करवाया, दूसरा का लैंड में तो नहीं करवाया है। और सेपलिंग भी
सेल कर रहा है, वो जो भी लैंड के साथ कनेक्टेड है, और ये भी लैंड उन्हीं का है। लैंड ओनर भी आपको होना पड़ेगा और लैंड से कनेक्टेड भी होना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम बोल के माना जाता है। सेकेंड, प्रॉफिट फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ट्रू और फॉल्स? कितना होता है? 60-40। थर्ड में क्या था? प्राइज गिवन टू सुरेश बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन अकाउंट ऑफ हायर क्रॉप यील्ड इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। प्राइज मिला है किससे? गवर्नमेंट से मिला है, लेकिन आपको मिला किस लिए है? हायर क्रॉप यील्ड के लिए मिला है, तो ये भी इनकम क्या होगा? एग्रीकल्चरल इनकम को। एनी इनकम दैट इज कनेक्टेड और दैट इज ड्यू टू योर क्रॉप यील्ड और कल्टीवेशन, वो भी आपका क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा। चलिए, टीवी सीरियल आप कहां पे शूट कर रहा है? फार्म हाउस में कर रहा है। फार्म हाउस क्या होना पड़ेगा? हम लोग क्या बोला था कि फार्म हाउस में आपका जो भी फार्म हाउस था वो कैसा होना पड़ेगा? उसका सराउंडिंग में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सेकेंड में क्या होगा? सुकन्या समृद्धि से नॉन टैक्सेबल और यह क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम है। फिर कोई भी एक कंपनी को हम लोग इंडिया में रेसिडेंट कब माना जाता है? जब द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? इंडिया में होना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड क्या बैठेगा? इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ए फॉरेन कंपनी इज लायबल फॉर सरचार्ज ऑफ 5% इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स कितना होना पड़ेगा? फॉरेन कंपनी को क्या था? 2% और 5% का सरचार्ज लग रहा था। 2% कब लग रहा था? 5% कब लग रहा था? बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फिर कब माना जाएगा? ऑल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। पूरा पूरी अगर उसका कंट्रोल क्या है? इंडिया का बाहर पे हो रहा है, मैनेजमेंट अगर बाहर पे हो रहा है, तब जाके नॉन रेसिडेंट बोल के माना जाता है। नंबर 6, ये भी आप कहाँ पे पढ़ा? सेक्शन 10 में था। सेक्शन 10 में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग पढ़ा था, तो वो क्या हो जाता था? एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्टेड इनकम होता या नहीं होता था?
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसको मिलता है? हम लोग ने डिस्कस किया था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉरपोरेट क्या करता है, इस मैनेजर के लिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर है, इसका लिए क्या किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के रखा है। इसका अगर कुछ हो जाता है, ये पैसा किसको जाता है? कंपनी को जाता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड होता है। पैसा अगर आप ही को मिल रहा होता तब जाके एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन ये कंपनी को मिल रहा है तो इनकम हो जाता है। ए डैश मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। ये क्या है? अ फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। ये बोलिए, इंडिविजुअल का एज कितना है आपका? 28 है। इंडिया छोड़ के कब गया है? फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फ्रांस ऑन इतना को निकल के गया था। उससे पहले इंडिया छोड़ा नहीं था। ही विजिटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 कितना होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर सेकेंड वाला क्या था? हम लोग ने पढ़ा नहीं कि रेमिटेड अगर सेकेंड हैंड इनकम आता है, इटली का पैसा, फिर जापान में, जापान का कंपनी है, जापान में क्या है, पैसा मिला कहाँ पे है? जापान में है। लेकिन ये कंपनी किसका है? इटालियन कंपनी है। इटालियन कंपनी का पैसा जापान में मिल रहा है, और वही पैसा को हम अगर इंडिया में ला रहा है तब उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगना चाहिए था। सेम चीज़ अगर यहाँ पे हो रहा है तब जाके टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा? ऑर्डिनरी अगर है तो आपको इसका ऊपर तो टैक्स लगेगा, बट आपने क्या कर दिया, वहां से 50,000 बाद में इंडिया में लाया है, तब जाके टैक्स नहीं लगेगा। सेम चीज यहाँ पे, ये पैसा अगर आपको दूसरा कहीं से मिला है, जापान में मिला है, फिर आप उसको यहाँ पे इंडिया में रेमिट कर रहा है, ला रहा है, तब आपको इतना में ही लगेगा। आपने यहाँ पे तो क्या कर दिया, इनकम ऑफ 3 लाख जब रिसीव किया था, 3 लाख के ऊपर में आपने टैक्स तो दे दिया है। फिर बाद में आप क्या कर रहे हैं, 50,000 फिर इंडिया में ला रहा है, वही पैसा ला रहा है मान लीजिए, ऑलरेडी तो आपने यहाँ पे तो दे चुका है। नहीं, एमसीक्यूज है आपका एग्जाम में, ऐसे ही एमसीक्यूज आने वाला है। हाँ, बुक में ही है। ठीक है, 180 डेज और मोर होना चाहिए। फिर फोर्थ वाला, इसका कितना होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए। तो 40 अगर होता है, एग्रीकल्चर इनकम 60 होना चाहिए, 84। ठीक है, हो गया आपका। तो आपका क्या है, टोटल इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ
इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम खत्म है आप लोग का। तो अभी हम लोग को देखना है क्या, सैलरीज में आ जा रहे हैं, जो कि आपका है पेज नंबर 88 है बुक का। ठीक है, आज को खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका बाद खत्म है। सैलरीज का सेक्शन कहां से शुरू होता है, सेक्शन 15 से 17 तक रहता है। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि चार्ज कहां पे लगाना है, कि टैक्स कब देना है, वो कौन बोलता है, सेक्शन 15 बोल रहा है। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है कि सेक्शन 15 बोलता है कि जो भी इनकम अगर आपको होता है, कहां पे होता है, सैलरी का इनकम जो भी होता है वो आपका ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर में होगा। मतलब अगर आपको पैसा पाना है, अगर आपको मान लीजिए आपको पैसा पाना, कब पाना होता है, नवंबर का एंड में आपको ड्यू होता है, लेकिन रिसिप्ट कब हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। तो आपको टैक्स कब देना पड़ेगा इन दोनों में से, ड्यू का टाइम में, रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये भी सेक्शन में भी सर्टेन एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है कि अगर आपको कोई भी बोनस मिल रहा है, बोनस कभी भी ड्यू और रिसिप्ट का बेसिस में नहीं आएगा, ओनली रिसिप्ट का बेसिस में ही उसका ऊपर में टैक्स लगेगा। फिर एरियर अगर मिल रहा है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट ही होगा। ठीक है, सेक्शन 15 देख लिया आप लोग ने। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलते हैं कि आपको डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शंस में क्या है, पहला सेक्शन 16 1A बोल रहा है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। ये क्या है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी बोलते हैं, कि जितना भी सैलरी होगा और वहां से 50,000 विच एवर इज लोअर आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 50,000। अगर आपका सैलरी, अगर ग्रॉस सैलरी 1.5 लाख रुपया है और 50,000 विच एवर इज लोअर में से आपको कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसमें भी आपको एग्जाम्पशंस किसको ही मिलेगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, इसका डिडक्शंस मिलेगा। ये क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक स्टेट में काम कर रहा है जहां पे प्रोफेशनल टैक्स लेवी होता है और आपको आपका सैलरी से अगर डिडक्ट हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स, या आप खुद पे कर रहा है, तब जाके आपको उसका भी डिडक्शंस मिलेगा। सैलरी में 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, फिर 15 देख लिया, 16, अभी हम लोग 17 में आएंगे। 17 में क्या है, सैलरी का डेफिनेशन लिखा होगा 17(1) में। 17(2) में परक्विजिट का डेफिनेशन रहेगा, और आपका जो क्वेश्चन था प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, वो क्या होगा आपका 17(3) में लिखा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ सैलरी आज को देख लेते हैं कि सैलरी कब होता है, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। एक्सेप्शंस क्या क्या था आपका, बोनस, सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी तो ड्यू नहीं होता है, तो रिसिप्ट बेसिस में ये सब क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट में ही चार्ज होगा टैक्स, ड्यू का बेसिस में नहीं होगा। सैलरी क्या होता है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी पेमेंट्स अगर जब भी होता है। नॉन मॉनिटरी पेमेंट मतलब क्या है, आपको कोई भी चीज का क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। जैसे क्या मिल रहा है, फ्री गैस मिल रहा है आपको, तो उस गैस का अमाउंट में उसको कन्वर्ट करिए, उसको भी सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो फ्री बेनिफिट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, परक्विजिट्स बोला जाता है।
तो फिर सेकंड में क्या होना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रहना पड़ेगा। अगर ये एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है और आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, वो सैलरी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर अगर मेरा फ्यूचर एम्प्लॉयर हुआ, फ्यूचर एम्प्लॉयर अगर मुझे पैसा दे दिया, तब मुझे उसको सैलरी में ट्रीट करना है या नहीं करना है? तब भी आपको ट्रीट करना है। अगर आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर क्या है, आपने अगर कैंपस प्लेसमेंट में क्या मिल गया, आपको नौकरी मिल गया, आपको जॉब ऑफर मिल गया, और आपको कैंपस प्लेसमेंट में आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो आपको क्या बोला कि हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, आपको बुक करके रख रहे हैं, आप कहीं पे भागो नहीं, मेरे पास रहो। तो ये अमाउंट को भी आप क्या बोला, ये तो मेरा सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा, आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है और ये पैसा आपने रिसीव किया है, तो उसको सैलरी में ट्रीट करना है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम लोग खाली इतना करेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं, अगर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो सैलरी में डालेंगे, अदरवाइज अदर इनकम हेड में चला जाएगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई भी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, और उनको क्या मिल रहा है, आपका पैसा मिल रहा है, तो उसको सैलरी में हम लोग ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? सैलरी होगा, सैलरी होगा। फिर रेम्यूनरेशन पे टू एडवोकेट बाय गवर्नमेंट, क्या होगा? सैलरी होगा, आप क्या बोला, सैलरी होगा। फिर आपका अदर इनकम होगा। ये पीजीबीपी तो नहीं हो सकता है, बिजनेस तो उनका है नहीं, प्रोफेशनल इनकम है कि नहीं? प्रोफेशनल इनकम होने से तो पीजीबीपी में आया कि नहीं? ठीक है, क्यों होगा? एडवोकेट को जो भी पैसा मिल रहा है, उसका बिजनेस के लिए मिल रहा है, उसका प्रोफेशन के लिए मिल रहा है, वो आपका सैलरी में नहीं जा सकता है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जज, वो क्या है आपका? आप क्या बोल रहे हैं? अदर इनकम। फिर सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, सैलरी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर बोल के नहीं मानता है, उसका एम्प्लॉयर रहता है। वो अपॉइंट होता कैसे है? जज अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉयर नहीं होता है। उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको गवर्नमेंट से पब्लिक से पैसा मिलता है बोल के माना जाता है। जैसे एमपी एमएलए को पैसा जो मिल रहा है, वो भी तो गवर्नमेंट ही दे रहा है, लेकिन वो जो पैसा मिलता है उसको सैलरी बोल के ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पैसा क्या है, पब्लिक मनी है। तो उनका एम्प्लॉयर क्या हो गया, पब्लिक हो गया, और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है बोल के उसको सैलरी में ट्रीट नहीं किया जाता है। हम्म। एमपी का सिटिंग फीस अगर रहता है, सिटिंग फीस रहता है और बाकी कुछ भी रहता है, तब जाके उसको सैलरीज बोल के ट्रीट करता है। अदरवाइज जो जो भी मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है, उन सबको सैलरी बोल के ट्रीट नहीं किया जाता है। अगर उनको बोला जा रहा है तो ठीक है, लेकिन सैलरी में नहीं दिखाना चाहिए उनको। हाँ, है, एम्प्लॉयर नहीं है। फिर ये वाला क्या होगा आपका, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, अदर इनकम कैसे होगा? ये भी आपने अभी थोड़ा आगे पहले ही पढ़ा ही था अभी। क्या होगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट मिल रहा है फर्म से। फर्म में पार्टनर कौन है? वो खुद ही है, खुद ही को सैलरी दे रहा है, तो ये क्या सैलरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो क्या हो जाएगा, पीजीबीपी, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए। क्या हो सकता है आपका? अदर इनकम आ गया। फिर ये अदर इनकम मतलब आपका प्रोफेशनल इनकम, ये हो गया आपका
ये आपका सैलरी हो गया। इनको भी आप पकड़ लीजिए, ये भी आप बोल रहे हैं ये सैलरी ही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ही नहीं उनका। ठीक है, जो कि आपने बोला है कि इसमें नहीं हो सकते थे, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये आपका पीजीबीपी में आ गया और यहाँ पे आ गया आपका गवर्नमेंट ही हो गया। गवर्नमेंट से जो भी मिलेगा तो होगा आपका सैलरी हो गया। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, अगर आपको सैलरी मिल रहा है और आपने क्या कर दिया, फोरगो कर दिया, तब भी क्या होगा, आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। फोरगो मतलब क्या है, आपको पैसा मिल रहा है, आपने बोला कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपका नाम पे तो आ चुका था, ड्यू हो चुका था आपका नाम पे, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसका नाम पे, आप ही का नाम पे। वो पैसा दूसरा किसी का नाम पे ही चाहे क्यों ना चला जाए। सरेंडर अगर आप कर रहा है, पैसा तो आपको क्या मिल रहा था, ये तो ड्यू हो चुका था, ड्यू हो गया, रिसिप्ट भी होने को आ गया था, तब जाके आपने, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, मतलब क्या है, इसमें क्यों टैक्स लग रहा था और इसमें क्यों नहीं टैक्स लग रहा था। पहले वाला में आपने सरेंडर कर दिया था, तब भी आपका ऊपर में टैक्स लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सरेंडर किसको कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया। अगर आपको सैलरी मिलता है, ये पैसा किसका पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप सरेंडर कर रहा है, वही पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चला जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से टैक्स क्यों लेगा आपसे, तो इसीलिए आपको फिर से टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आप लोग सैलरी देख के आइए, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे आगे में।